बच्चा सुशांत ऑफिस का काम खत्म करके थका हारा घर आया था। घर में आते ही वह अंकिता को आवाज देने लगता है। अंकिता, 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 कहाँ हो तुम? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्लीज एक स्ट्रॉन्ग कॉफी पिला दो यार, प्लीज। सुशांत की आवाज देने पर भी अंकिता बाहर नहीं आई तो सुशांत उसे किचन में ढूंढने चला गया और किचन में सामने का नजारा देखकर सुशांत दंग रह गया। अंकिता ने अपने चेहरे को अपने बालों से ढक रखा था। उसके सामने एक थाली थी जिसमें मिर्ची, नींबू, नमक, इमली और लाल मिर्च थी और वहीं बगल में गर्म कोयले से भरी थाल थी और अंकिता वो सब खा रही थी। अंकिता, यह सब क्या कर रही हो? तुम दिख नहीं रहा है क्या खाना खा रही हूँ? तुम्हें भी चाहिए क्या? तुम पागल हो गई हो? तुम्हें तो ये खाओगे? अंकिता ने एक जलता हुआ कोयला हाथ में लिया और सुशांत को देने लगी। सुशांत डर गया। तभी अंकिता ने वह जलता हुआ कोयला अपने मुंह में डाल लिया। यह नज़ारा देखकर सुशांत के हाथ पैर कांपने लगे। अब भी हिम्मत है मुझे रोकने की। सुशांत डर के मारे वहां से भाग गया। अंकिता और सुशांत मुंबई के रहने वाले थे। एक हफ्ते पहले सुशांत को ऑफिस से लेटर मिलता है कि उसका 1 साल के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है गुजरात के चंदनपुर गांव में। यह बात सुनकर सुशांत का मुंह लटक गया। सर, आप मेरा ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में कर दीजिए ना, इस गांव में क्यों? वह भी गुजरात में। देखो शाह, यह कंपनी के डायरेक्टर का डिसीजन है, मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हें वहां 1 साल तक रहना ना पड़े। लेकिन हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें वहां जाना तो पड़ेगा। हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट के सक्सेस के बाद तुम्हें भी इंक्रीमेंट मिल जाए और वहां तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सारी फैसिलिटी ऑलरेडी प्रोवाइड की गई हैं और घर के कामों के लिए एक आदमी भी है। विला में पहुंचने के बाद वो तुम्हें मिल जाएगा। अपनी तरक्की के लिए सुशांत ने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया और गुजरात चला गया। तकरीबन 12 घंटे का सफर करने के बाद वह चंदनपुर गांव में पहुंचता है और रुक्मिणी विला के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रुक्मिणी विला किसी पुराने बंगले की तरह लग रहा था। ये क्या है यार, ऐसा भी कोई विला होता है क्या? सुशांत, अब जो भी है, जैसा भी है, हमें इसी के साथ एडजस्ट करना है। सो अब अपना मुंह मत बनाओ और अंदर चलो। अंदर आते ही एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। वो बूढ़ा आदमी बहुत शांत लग रहा था। अंदर आ जाओ बेटा। चाचा जी, आप, मेरा नाम रघु है। बेटा, मैं इस पुराने विला की रखवाली करता हूँ। बेटा, तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ आए हो तो जरा संभल कर रहना। मैंने तुम्हारे साहब को भी समझाने की बहुत कोशिश की थी कि तुम्हें कहीं और रहने की जगह दे दे, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम यहाँ न रह? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वह होती हैं। बेटा देखो, यहाँ ऊपर एक कमरा है जो कई सालों से बंद है, बस वहाँ मत जाना। सुशांत को कुछ समझ में नहीं आया। उसने चाचा जी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सब समझ में आ रहा है कि रघु चाचा यहाँ रहने से मना क्यों कर रहे थे। यह जगह ठीक नहीं है। अब इसका इलाज भी चाचा जी ही बता सकते हैं। सुशांत दौड़ते हुए चाचा जी के घर गया और उन्हें सारी सच्चाई बताई। बेटा, मैं जानता था कि ऐसा एक ना एक दिन जरूर होगा। रुक्मिणी इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। रुक्मिणी कौन? रुक्मिणी और उसका हमसे क्या नाता? वह हमारे पीछे क्यों पड़ी है? रघु चाचा ने बताया कि 30 साल पहले गांव में रुक्मिणी विला सबसे बड़ा विला था और उस विला में रुक्मिणी अपने पति के साथ रहती थी। रुक्मिणी का पति गजेंद्र रुक्मिणी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उन्होंने इस विला का नाम रुक्मिणी रखा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रुक्मिणी दिखने में जितनी खूबसूरत थी, अंदर से उतनी ही खतरनाक थी। उसे पैसों का बहुत लालच था, इसीलिए उसने गजेंद्र से शादी की थी। गजेंद्र को जब पता चला कि रुक्मिणी उसे धोखा दे रही है और काला जादू करके सबको ठग रहती है, तो गजेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने रुक्मिणी को उसके कमरे में ही जला दिया। तब से रुक्मिणी की आत्मा उस विला के कमरे में कैद है। एक दिन गजेंद्र को रात में किसी के रोने की आवाज आई। वो उस आवाज की ओर बढ़ता गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं जानते। बस अगले दिन उसी कमरे में गजेंद्र की लाश मिली। वो भी बहुत बुरी हालत में। लाश ऐसी दिख रही थी जैसे उसका खून सूख गया हो। तब से उस कमरे को बंद रखा गया था ताकि रुक्मिणी की आत्मा किसी और की जान ना ले सके। तभी सुशांत को याद आया कि उसका बच्चा अभी भी रुक्मिणी विला में है। वो चाचा जी को लेकर रुक्मिणी विला की ओर भागा। तभी अंकिता अपने बच्चे के पास आई।
उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गई थीं और वह बच्चे के पास बेड पर बैठ गई। बहुत सालों बाद नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। कहाँ से खाऊं तुम्हें? तुम्हारे मुलायम पैरों से या तुम्हारे सिर से? सिर से खाती हूँ, मजा आएगा। अंकिता बच्चे के पास गई ही थी कि सुशांत ने पीछे से लोहे के सरिया से अंकिता के सर पर वार किया। अंकिता ने गुस्से में सुशांत की ओर देखा, फिर उसने सुशांत का गला दबाया और उसे हवा में उठा लिया। तभी रघु चाचा वहां पर आ गए और उन्होंने अपने पास रखी बबूती को अंकिता के माथे पर लगाया। अंकिता के शरीर में कर्ण दौड़ने लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। रघु चाचा ने बताया कि अंकिता को गांव के सिद्ध तांत्रिक के पास लेकर जाना होगा, अब वही अंकिता को बचा सकते हैं। रघु चाचा ने सुशांत के बच्चे को में लिया और सुशांत ने अंकिता को गोद में उठाया और दोनों ही जंगल की ओर जाने लगे। तांत्रिक के पास पहुंचने के बाद सुशांत ने अंकिता को तांत्रिक के पास लेटा दिया। तांत्रिक ने अंकिता के माथे पर जैसे ही हाथ रखा, उन्हें जो कुछ भी हुआ था सब दिखाई देने लगा। अंकिता किचन में काम कर रही थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज किसकी है इस घर में और कौन है? यह अंकिता उस आवाज का पीछा करते करते उसी कमरे की ओर गई जहां रुक्मिणी को जलाया गया था और अंकिता ने जैसे ही दरवाजा खोला, रुक्मिणी की आत्मा ने अंकिता के शरीर पर कब्जा कर लिया। इससे पहले कि भभूति का असर खत्म हो जाए और यह जाग उठे, इसे इस पीपल के पेड़ से बांध दो। सुशांत ने एक रस्सी से अंकिता को पीपल के पेड़ से बांध दिया। तांत्रिक बाबा ने हल्दी और कुमकुम को पवित्र गंगाजल में मिलाया और अंकिता के चारों ओर घेरा बनाया। फिर अंकिता के ऊपर जल फेंका और जैसे ही पानी अंकिता के ऊपर छिड़का, अंकिता की आंखें खुल गईं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने गुस्से में अपनी रस्सी तोड़ दी और घेरे से बाहर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब भी वह घेरे से बाहर आने की कोशिश करती, घेरे में एक तिलस्मी आग लग जाती। अंकिता डरावने गुस्से की आवाज में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच पाओगे? इस ढोंगी तांत्रिक के साथ मिलकर मुझे हरा। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। मैं रुक्मिणी हूँ, रुक्मिणी। तांत्रिक बाबा ने वक्त ना गवाते हुए मंत्र बोलना शुरू किया। ओम क्लीम एम श्रीम कालिका नमः। ओम क्लीम एम श्रीम कालिका नमः। ओम क्लीम श्रीम कालिका नमः। तांत्रिक बाबा ने सुशांत को रुक्मिणी विला में जाकर रुक्मिणी की कोई भी एक अमूल्य चीज लाने के लिए कहा। रघु चाचा ने बताया कि रुक्मिणी के कमरे में एक बड़ा सा संदूक है जिसमें उसने अपनी काली जादू की चीजें रखी हैं, वो लेकर आ जाओ। सुशांत दौड़ते हुए रुक्मिणी विला में गया। सुशांत जब तक लौट कर आता, तांत्रिक बाबा ने रुक्मिणी को रोक कर रखने का प्रयास किया, लेकिन इतने सालों में रुक्मिणी इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि उसे रोक पाना असंभव लग रहा था। और थोड़ी देर के बाद रुक्मिणी ने खुद को हल्दी कुमकुम के ले से आजाद कर लिया। वो पहले रघु चाचा की ओर बढ़ी। रघु चाचा ने बच्चे को एक बड़े पत्थर के पीछे सुरक्षित रख दिया। रुक्मिणी ने रघु चाचा को हवा में उठाया और एक पत्थर पर पटक दिया। रघु चाचा के सर से खून बहने लगा। उस बूढ़े कमजोर आदमी पर अपनी शक्ति क्यों दिखा रही है? हिम्मत है तो मुझसे लड़ा। तांत्रिक बाबा ने जमीन पर एक जोर से हाथ मारा। वो झटका इतना जोरदार था कि जमीन दो भागों में बट गया। रुक्मिणी और तांत्रिक ने युद्ध शुरू किया और दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगे। तभी वहां सुशांत एक छोटा संदूक लेकर पहुंचा। बाबा, मैं संदूक लेकर आ गया। संदूक को उस हवन कुंड में डालो, जल्दी। मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगा। सुशांत संदूक को हवन कुंड में डालने के लिए आगे बढ़ा। रुक्मिणी ने सुशांत पर हमला करना चाहा, लेकिन उससे पहले ही सुशांत अग्निकुंड के पास पहुंचा और संदूक को आग में डाल दिया। जैसे ही संदूक जल गया, रुक्मिणी की आत्मा ने भी अंकिता का शरीर छोड़ दिया और वो उसके शरीर से बाहर आ गई। उसका रूप एक भयानक चुड़ैल की तरह था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और कुछ ही पल में रात के एयर में तब्दील हो गई। सुशांत ने अपनी हिम्मत और प्रेम से अपने बच्चे और अपनी पत्नी दोनों को बचा लिया और हमेशा के लिए रुक्मिणी विला को बंद करके वहां से चला गया।